रेप के आरोप में फंसे नारायण साईं को सूरत पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश रही है, लेकिन नारायण साईं पुलिस को चकमा दे रहा है। नारायण साईं बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है और पिछले 6 दिनों में नारायण साईं 36 ठिकाने बदल चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है, मध्य प्रदेश में छुपा हो सकता है नारायण साईं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इस वक्त नारायण साईं मध्य प्रदेश के किसी इलाके में छिपा हो सकता है। पुलिस को छकाने के लिए नारायण साईं एक बार इस्तेमाल करने के बाद सिम कार्ड को तोड़कर फेंक देता है। सोचिए जरा कितना शातिर ये शख्स है। आपको बता दें, पुलिस को झांसा देते फिर रहे नारायण साईं के साथ उनके कुछ सेवादारों के अलावा बहन भारती और मां लक्ष्मी भी है। इस पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ चुके हैं। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ मौजूद होंगे, आसाराम के आप समर्थक हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। और अंजनी कुमार सिंह आसाराम के समर्थक है, कानूनी मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा ये सुनवा देते हैं, सूरत पुलिस के कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है नारायण साईं से मुतल्लिक। नारायण स्वामी पुलिस को इवेट कर रहे हैं, दैट इज एविडेंट। वो हमारे समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस। आज उनकी बेल पिटीशन, एंटिसिपेटरी बेल पिटीशन मूव करने की कोशिश है, ऐसी हमारी जानकारी है। हाई कोर्ट में भी क्वॉशिंग पिटीशन फाइल की गई है, उसकी डेट अभी नहीं पड़ी है। तो दोनों फ्रंट पे जो लीगल बैटल है उसको हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे प्रॉपरली। और जहाँ तक उनके हाजिर होने का सवाल है, वो अब जो नेक्स्ट लीगल स्टेप है हम लोग लेंगे। और चलिए सीधे आपको स्वामी चक्रपाणी के पास ही लिए चलते हैं। स्वामी चक्रपाणी, आप आसाराम के कट्टर समर्थक हैं, इसलिए आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या वजह है कि पुलिस को छका रहे हैं नारायण साईं? अगर वो खुद को संत मानते हैं तो कानून में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? जांच में भागे क्यों फिर रहे हैं? बार बार सिम कार्ड बदल रहे हैं, मानो कोई पेशेवर अपराधी हो या कोई भगोड़ा हो। पहले तो आपको बता दूं, हम आसाराम के समर्थक नहीं, सभी संतों के समर्थक हैं, अपनी धर्म के समर्थक हैं, संस्कृति के समर्थक हैं। और जहां तक बात है नारायण साईं के भगने की, तो नारायण साईं ने भी अभी इश्तहार भी दिया और उनके अधिवक्ता ने भी बताया कि वो कहीं भगे नहीं है। और पुलिस भी ये कह रही है कि उस प्रक्रिया में है और उन्होंने एंटीसेप्टिक बेल भी लगाई है। क्या कहना है हमने सुनवाया स्वामी चक्रपाणी? तो उनको सूरत पुलिस के कमिश्नर ने कहा बार बार देखिए, एक तो आवाज एक तो टकरा रही है। अब सही आ रही है आवाज? एक तो आवाज आपकी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, सूरत पुलिस के कमिश्नर को आपने सुना, साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि बार बार वो ठिकाने बदल रहे हैं नारायण साईं। और हमें भी जानकारी मिल रही है, ना सिर्फ वो ठिकाने बदल रहे हैं बल्कि सिम कार्ड तक चेंज कर रहे हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। ऐसा लग रहा है मानो कोई पेशेवर अपराधी हो, प्रोफेशनल हो। नहीं, बिल्कुल, लेकिन नहीं, ऐसा उनके अधिवक्ता ने ऐसा बताया भी कि अभी कोई ऐसा वारंट नहीं अभी जारी हुआ है गिरफ्तारी का या किसी भी प्रकार का कि वो जो जारी हो चुका है नोटिस, अभी जो कानूनी अधिकार है। स्वामी चक्रपाणी क्यों नहीं वो सहयोग कर रहे हैं और आप उनका पक्ष ले रहे हैं? नहीं, आज जी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात ना, बात तो सुन लीजिए। उनका जो राइट है, जो एंटीसेप्टिक बेल का, उन्होंने शायद आज लगा दिया है, जैसे कि पुलिस कमिश्नर ने बताया। और वो तो अपने, अब देखिए उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, लेकिन वो अपने तो अधिकार का तो करेंगे ना, प्रयोग तो करेंगे। आपको कुछ गलत इसमें नजर नहीं आ रहा है? प्रमोद कृष्णम जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, नोटिस की मियाद खत्म हो रही है। जो पुलिस ने पेश होने के लिए कहा था नारायण साईं को, आज खत्म हो जाएगी वो मियाद, अब तक पेश नहीं हुए हैं। और यही नहीं, बार बार लोकेशन बदल रहे हैं नारायण साईं अपने चेलों समेत और सिम कार्ड तक बदल दे रहे हैं। और हमें जो जानकारी मिल रही है, 6 दिन में 36 ठिकाने बदल चुके हैं। देखिए, एक पहलू इसमें कानून का है। कानून का पहलू क्या कहता है ये आप भी बता रहे हैं और नारायण साईं जी के वकील भी बताएंगे, और यहाँ रेखा जी बैठी हैं, बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, बताएंगी। मैं तो इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नारायण साईं जो हैं वो आशाराम बापूजी के सुपुत्र भी हैं और वो सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग हटके हैं क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी है। तो ऐसे में यदि ये नोटिस या लुकआउट नोटिस
नोटिस, ये दूसरे किसी आम व्यक्ति की बात होती तब हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। प्रश्न पैदा हो रहा है कि जो लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है बापू के अंदर, और आज जिस हालत में सारे देश में ये पता है कि नारायण साईं के ऊपर टेलीविजन पे प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, उनके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं, उनके विरोध में भी लोग बोल रहे हैं, तो उनको कम से कम इस बात पे अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई चोर नहीं है, वो कोई भगोड़े नहीं है। नहीं, लेकिन भाग तो वैसे ही रहे, लगातार सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं। अब क्या मतलब है इसका? आप जो ये कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको एकदम सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कभी मैं हूँ और ये मुझ पे जो आरोप लग रहे हैं ये गलत लग रहे हैं और मैं आपके सामने हूँ, तो शायद ये परसेप्शन नहीं बनता। आज जो परसेप्शन उनके क्रियाकलापों से बन रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं दाल में काला है, कोई अंदर उनके भीतर कोई कमजोरी है, कोई ऐसा दिल में चोर है जिससे वो बचना चाहते हैं। बस ये इस पे हमें भी एतराज है। अंजनी जी, आपसे समझना चाहूंगा, ना सिर्फ आसाराम के आप समर्थक हैं बल्कि कानूनी मामलों के जानकार भी हैं। एक परसेप्शन तो यही जा रहा है, जिस तरीके से नारायण साईं लगातार भागे फिर रहे हैं, सिम कार्ड बदल रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं, ऐसा तो अमूमन हमने यही देखा है कि कोई भगोड़ा करता है या फिर कोई पेशेवर अपराधी हो। देखिए, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं लीगल एडवाइजर हूं और मैं बेल मैटर में राम जेठमलानी जी को असिस्ट किया था और निश्चित लीगल पहलू पर मैं आपको निश्चित रूप से जवाब देना चाहता हूं। आप पहले कानूनी प्रक्रिया को जरा समझिए। देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है किसी एक व्यक्ति के, बल्कि से अभी जो सज्जन बोल रहे थे उनकी बात बहुत हद तक एक लॉजिकल थी कि एक परसेप्शन बनता है, दैट आई एग्री विद हिम, कि एक व्यक्ति को जब ऐसा हो तो उसको सामने आना चाहिए। लेकिन जरा यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन चुका है पिछले एक महीने से कि तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, सारी मीडिया लगी पड़ी है। हम लोगों ने मीडिया के खिलाफ गैर का एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला है, हाहाकार जैसा मचा हुआ है। और इन परिस्थिति में ये पूरी संभावना है कि झूठे आरोप और एफआईआर भी हो सकते हैं, ये संभावना मैंने बोला। एक बात। दूसरी बात, अब आइए कानूनी पहलू में, जब कोई एक व्यक्ति को, चूंकि आपने मीडिया का जिक्र कर दिया, करने का वक्त आपको एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप गैग ऑर्डर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जरूरत नहीं समझी है फिलहाल। नहीं खारिज किया, नहीं खारिज किया, अगली सुनवाई नहीं खारिज गई ना, आपको उस पर वो मेंशनिंग पे मैटर था। अब आपने यहाँ इस नहीं सुनिए, अब आपने भी उठाया है तो उसका 2 मिनट जवाब ले लीजिए। 2 लाइन में जवाब ले लीजिए। ये हम लोगों ने मेंशन किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ये मेंशनिंग का मैटर था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। जब हम लोगों ने मेंशन किया तो मेंशन पे मोस्टली कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, हम लोग प्रे करते हैं लेकिन मेंशनिंग पे नहीं मिलता बिना सुनवाई के, और ये आप लोग के राइट का मामला था, इसलिए 21 अक्टूबर गया। अब आपके मुद्दे की बात बताता हूं, जो सवाल आपने बहुत लेजिटिमेटली रेस किया था उसको कंटिन्यू करने दीजिए, वो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, जब ये सिचुएशन आती है ना किसी आरोपी के खिलाफ, जब कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है और जब कोई आरोपी बन जाता है व्यक्ति, तो उस सिचुएशन में जब तक वो अपने एंटिसिपेटरी बेल के राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, तब तक ये बिल्कुल चूहे बिल्ली वाला खेल हो जाता है। और इसमें हर के साथ होता है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। अब उनको ये आने का उनको सबके सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, सबके सामने आने की आवश्यकता क्यों नहीं है? वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम शख्स नहीं है, उनके तमाम फॉलोअर्स हैं। मैं बता रहा हूँ, कईयों के साथ अगर इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों विश्वासघात लिए होगा। कृपया मुझे समय दीजिए, कृपया मुझे समय दीजिए, मैं क्लैरिफाई करूंगा जी। एकदम छोटे में रखूंगा। वो भाग क्यों रहे उसका क्लैरिफिकेशन मैंने पहले ही दे दिया कि माहौल के कारण भाग रहे हैं। अब आइए मैं मुद्दे पे आता हूं सीधे, जहां पर मैं दोबारा आऊंगा, मुद्दे पे दोबारा बात करेंगे। रेखा अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद है, मैं आता हूं, एडवोकेट हैं आप। ठीक, ये कौन सी बात हुई कि आप भागे फिर रहे हैं, उसके लिए तमाम तर्क दे रहे हैं ऐसे में, जबकि आप खुद को संत कहते हैं, साधु कहते हैं, जिसका चरित्र बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, भागे फिर रहे हैं, का खेल कर रहे हैं पुलिस के साथ, सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं, 36 लोकेशन 6 दिन में बदल चुके हैं। फिर आप मुझसे पूरा जवाब लीजिए। मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, रेखा जी को सुन लें। रेखा जी, देखिए, जो अंजनी जी ने बोला वो भी वकील हैं और वो अपने वकीली जो वकालत का जो पर्सपेक्टिव है उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने बात कही कि एंटिसिपेटरी बेल का जो, यानी कि अग्रिम जमानत का हर आरोपी कोशिश करता है, वो बात बिल्कुल सही है और ये बात संविधान के अंदर हर आरोपी को मिली हुई है, भले वो आम आदमी हो, भले वो आसूमल हो, जिसको हम लोग ने आसाराम बना दिया है। तो अगर वो अपनी अग्रिम जमानत की कोशिश करते हैं तो उनका ये
संवैधानिक अधिकार है। वो अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे अंजनी जी से थोड़ा सा डिफर करूंगी कि ये बात मैं मानती हूँ कि जब एक माहौल ऐसा बन जाता है तो हर व्यक्ति, आखिर वो कितना भी बड़ा आंसूमल हो, अंदर एक डर लगता है कि कहीं मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा जब मैं अपने आप को सामने पेश करूंगा पुलिस के सामने। लेकिन रेखा जी, आसाराम तो कहते हैं कि सच को आँच नहीं। जी, वही मैं कह रही हूँ कि जो उनका व्यवहार है, जो उनका आचरण है, उससे ये जाहिर होता है कि वो उनके मन में कहीं तो कहीं या तो कोई डर है, या कोई चोर है, या कानून की जो प्रक्रिया है उसके अंदर धेले का भी विश्वास नहीं है। नहीं तो एक आम आदमी जो होता है वो इस तरीके के भागदौड़ के गेम्स नहीं प्ले करता है चूहे बिल्ली के, और वो सबसे पहले अग्रिम जमानत अप्लाई करता है और वहां पे उनका वकील कोर्ट को ये विश्वास देता है कि देखिए मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं तफ्तीश के अंदर साथ दूंगा और मेरे मन के अंदर कोई चोर नहीं है, ना ही मैं कोई तरह के एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करूंगा, ना ही मैं जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है इस केस के अंदर उसको डराऊंगा धमकाऊंगा। आप मेरे अंदर विश्वास रखिए, मुझे अग्रिम जमानत दीजिए और मैं पुलिस के साथ तफ्तीश के अंदर हर तरीके से सहयोग दूंगा। जो बात अनफॉर्चुनेटली आंसूमल ने और नारायण साईं ने नहीं करी, तो उनका जो आचरण है उसके ऊपर बहुत ज्यादा संदेह उठता है और इसीलिए उनके ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। स्वामी चक्रपाणी, आपकी बात हुई है क्या नारायण साईं से? कहाँ है अभी वो? देखिए, नारायण साईं जब जोधपुर में थे, हम लोग गए थे जेल से मिलने आसाराम जी से, और नारायण साईं से उस समय हमारी बात हुई जोधपुर में, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। जैसा कि हमने मैं पूछ रहा हूँ, बड़े सीधे साधे बात हुई है आपकी, कहाँ पर है? हिंदुस्तान में है कि कहीं बाहर तो नहीं निकल गए हैं? नहीं, आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता, हमसे तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि आपके मीडिया के लोग ज्यादा पीछे पड़े हैं उनके, तो आप ज्यादा जानते होंगे अच्छी तरीके से कहाँ है। कुछ तो जानकारी होगी। स्वामी चक्रपाणी, आप लगातार बचाव कर रहे हैं नारायण साईं का, कुछ पुख्ता सबूत सुराग आपके हाथ भी तो लगे होंगे, लगातार जो लोकेशन बदल रहे हैं नारायण साईं, तो सिम कार्ड बदलते होंगे, लेकिन आपका नंबर तो उसमें रहता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं। जब आप ही बता रहे हैं कि वो बात करते हैं और सिम कार्ड तोड़ के फेंक देते हैं जी, तो ऐसा कहा हमें कौन करेगा? सिम कार्ड तोड़ देते हैं, नंबर तो रखते होंगे ना, जो उनके रख रहे हैं और हम मीडिया में उनका लगातार बचाव कर रहे हैं, इसलिए यहां से मैं पूछ रहा हूं। वो तो आप चले जाइए ना, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे बैठे हैं, आप चले जाइए, कोई भी मिल जाएगा। कितने लोग बैठे हैं, लेकिन इस तरह से तो कोई भी आकर के वो करता है। इधर 1-2 दिन में बात हुई है स्वामी चक्रपाणी आपकी नारायण साईं से? मैं कुछ यहाँ कहना चाहती हूँ। नहीं, हमारी तो प्रमोद कृष्ण से बात होती है, नारायण साईं से नहीं। प्रमोद कृष्ण तो यहाँ सबके सामने मौजूद है, बैठे हुए हैं, उनसे तो हम भी बात कर लेंगे। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, वही तो टीवी पे ही, वो टीवी पे ही हमारी इस तरह से डिबेट में ही बात हो जाती है आचार्य प्रमोद कृष्ण से, और आप लगता है थोड़ा छुपा रहे हैं कुछ, बहुत ही बेबाकी के साथ अब तमाम तथ्य आप नहीं रख रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका भी मोबाइल नंबर कहीं ट्रेस हो रहा हो? ऐसी नहीं, हमारा ट्रेस होके क्या करेगा? नहीं, भागे हुए हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले कुछ बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, आता हूँ। वो भागे नहीं है आचार्य जी। स्वामी चक्रपाणी जी से मेरी बात होने की बात वो कर रहे हैं, तो बापू के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, नारायण साईं के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये आरोप सही हैं, तो एकदम जो बापू के समर्थक हैं, जैसे स्वामी जी हमारे हैं, तो उन पर ऐसा अटैक करते हैं जैसे क्या एकदम ऐसे भागते हैं लेकर के, जैसे कि फौजी कोई लड़ेगा, फटाफट उस पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल साजिश कर रखी है, इन्होंने विदेशों से धन ले रखा है ना। एक तो ये मुद्दा है। मैं इनसे, स्वामी जी से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इनको जरूर मालूम होगा कि नारायण साईं कहाँ है, क्योंकि नारायण साईं कोई छोटे आदमी नहीं है, और उनके साथ गाड़ी होगी, उनके साथ 4-5 सेवादार होंगे। आप सूचना मिल रही है कि उनकी जो बहन है भारती, वो भी उनके साथ हैं, माँ भी उनके साथ हैं, और ये सब लोग वेल नोन फेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं घर में घुस के या कहीं छुप जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो या तो स्वामी चक्रपाणी जी ने उनको विदेश भेज दिया है पहले ही, और पुलिस यहाँ हाथ पैर मार रही है, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी जरूर जानते होंगे कि नारायण साईं कहाँ है। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको देश हित में ये बात बतानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कर रहे हैं, ये तो खैर इनकी बोलने की आदत है, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, हमारी बोलने की आदत है, आपकी मौन रहने की आदत है।
लेकिन नहीं, लेकिन इन बिल्कुल, दिनों बिल्कुल मौन है आपको स्वामी बोलने चक्रपाणी। की आदत पहले तो है, बहुत ही आप आप बेबाकी कुछ से भी बातें कर रख रहे थे, आक्रामक सकते हैं, अंदाज था आपको आपका। कम दिखा रहे हैं, ये तो खैर इनकी बोलने की आदत है, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, हमारी बोलने की आदत है, आपकी मौन रहने की आदत है। लेकिन नहीं, लेकिन इन बिल्कुल, दिनों बिल्कुल मौन है आपको स्वामी बोलने की चक्रपाणी। आदत पहले तो है, बहुत ही आप आप कुछ भी बेबाकी कर से सकते बातें हैं, रख रहे थे, आपको आक्रामक ये अंदाज था अधिकार है। आपका।